नमस्कार बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं अरुणा नारोलिया, शासकीय नवीन हाई स्कूल भानपुर भोपाल से। बच्चों, आज हम कक्षा 10 की हिंदी की पुस्तक क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड का पाठ नेताजी का चश्मा पढ़ेंगे, जिसके लेखक स्वयं प्रकाश जी हैं। बच्चों, आज हम जिस कहानी को पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम नेताजी का चश्मा है। बच्चों, नेताजी का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। नेताजी हम सब सुभाष चंद्र बोस जी को कहते हैं। आइए इस पाठ के हम कुछ पठनीय बिंदु हैं उन पर नजर डाल लेते हैं। पहला है लेखक की साहित्यिक विशेषताएं, पाठ का उद्देश्य, पाठ का सारांश जो कि महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार पर है, गद्यांश की व्याख्या, पठित गद्यांश के आधार पर प्रश्नोत्तर, शब्दार्थ एवं प्रश्नाभ्यास। बच्चों, स्वयं प्रकाश जी का साहित्यिक परिचय इस प्रकार से है। स्वयं प्रकाश जी का जन्म 20 जनवरी सन 1947 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। उनका निधन 7 दिसंबर 2019 को मुंबई में हुआ। स्वयं प्रकाश जी की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार से हैं। स्वयं प्रकाश जी ने अपने समय के प्रसिद्ध कहानीकार हैं। अब तक उनके 13 कहानी संग्रह और 5 उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं, जो कि इस प्रकार है। कहानी संग्रह में सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी, ओश्र संधान उल्लेखनीय है। प्रमुख उपन्यास हैं बीच में विनय एवं ईंधन। स्वयं प्रकाश जी की साहित्यिक विशेषताएं इस प्रकार से हैं। स्वयं प्रकाश जी मध्यम वर्गीय जीवन के कुशल चितेरे हैं। उनकी कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना का भाव देखने को मिलता है। उन्होंने अपनी रचनाओं के अंतर्गत सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के विरुद्ध प्रतिकार के स्वर को उभारा है। रोचक किस्सा गोई शैली में लिखी गई उनकी कहानियां हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध करती हैं। भाषा में स्वयं प्रकाश जी ने अपनी रचनाओं के लिए सरल, सहज एवं भाषानुकूल भाषा को अपनाया है। उन्होंने लोक प्रचलित खड़ी बोली में अपनी रचनाएं की। तत्सम, तद्भव, देशज, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग बहुलता से किया है, फिर भी वह शब्द स्वाभाविक बन पड़े हैं। उनके छोटे छोटे वाक्यों में कुटिलता है। हास्य एवं व्यंग उनकी रचनाओं का प्रमुख विषय रहा है। शैली इस प्रकार से है। स्वयं प्रकाश जी ने अपनी कहानियों में मध्यम वर्गीय जीवन का कुशल चित्रण किया है। उनकी कहानियों में आम आदमी पर हो रहे शोषण पर कटाक्ष अर्थात तीखा व्यंग किया गया है। स्वयं प्रकाश जी की शैली प्रभावपूर्ण, रोचक, वर्णनात्मक है। उनकी शैली की सहजता और नवीनता पाठक को सहज ही आकर्षित करती है। उनकी शैली की चित्रात्मकता पाठक को बांधे रहती है। साहित्य में स्थान। वरिष्ठ कथाकार स्वयं प्रकाश जी को प्रेमचंद की परंपरा का महत्वपूर्ण कथाकार माना जाता है। उनका साहित्य जगत में महत्वपूर्ण स्थान है। आइए अब हम इस कहानी का उद्देश्य देख लेते हैं। नेताजी का चश्मा कहानी हर भारतीय के अंदर देशभक्ति की भावना और अपने स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति समाज सम्मान का भाव जागृत करने का प्रयास करती है। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक ने यह बताने की कोशिश की है कि जब हम अपने महापुरुषों की प्रतिमा की स्थापना करते हैं, तब उनका उद्देश्य यह होता है कि उस महान व्यक्ति की स्मृति हमारे मन में बनी रहे। हमें यह स्मरण रहे कि उस महापुरुष ने देश व समाज के हित के लिए किस तरह के महान कार्य किए हैं। उसके व्यक्तित्व से प्रेरणा लेकर हम भी अच्छे कार्य करें, जिससे समाज व राष्ट्र का भला हो। आइए बच्चों, अब हम पाठ का सारांश देख लेते हैं और यह सारांश आपके समक्ष महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत है। पहला तथ्य है हालदार साहब द्वारा
कस्बे से गुजरते हुए मूर्ति को देखना। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम से एक कस्बे से दूसरे कस्बे गुजरना पड़ता था, अर्थात हालदार साहब एक कस्बे से गुजरते थे, लेकिन उस कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक नगरपालिका भी थी। अब नगरपालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की बनवा दी, कभी कुछ शौचालय बनवा दिए, कभी चबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया। इसी नगरपालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। बच्चों, ये कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है। पूरी बात तो पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छी मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत, अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज्यादा होने के कारण अंत में कस्बे के एक लोते हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर को मूर्ति बनाने का काम सौंपा गया। मूर्ति सुंदर थी, केवल एक चीज की कसर थी, वह था नेताजी की आंख पर चश्मा नहीं था। अगला तथ्य, मूर्ति के बदलते चश्मे का कारण। एक सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब ने पहली बार मूर्ति को देखा तो सोचा, वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। दूसरी बार हालदार साहब कस्बे से गुजरे तो मूर्ति पर तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा था। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। इस बार वे पान वाले से पूछ ही बैठे कि नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। पान वाले ने बताया कि कैप्टन चश्मे वाला ऐसा करता है। हालदार साहब समझ गए कि चश्मे वाले को नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे के बुरी लगती होगी, इसलिए अपने उपलब्ध फ्रेमों में से एक को वह नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता होगा। जब किसी ग्राहक को वैसा ही फ्रेम चाहिए होता है जैसा कि मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन वह फ्रेम मूर्ति से उतारकर ग्राहक को दे देता है और मूर्ति पर नया फ्रेम लगा देता है। किसी कारणवश मूर्ति के लिए ओरिजिनल चश्मा बना ही नहीं था। अब आगे बढ़ते हैं मूर्ति के चश्मे के पीछे की कहानी। हालदार साहब ने पान वाले से जानना चाहा कि कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही। उसने बताया कि वह लंगड़ा क्या फौज में जाएगा, वह तो उसका पागलपन है। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। कैप्टन चश्मे वाले की दुकान नहीं थी, वह फेरी लगाकर चश्मे बेचता था। 2 साल के भीतर हालदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर कई तरह के चश्मे लगे देखे। अगला तथ्य है मूर्ति पर चश्मा नहीं होने का कारण। एक बार क्या हुआ, जब हालदार साहब कस्बे से गुजरे तो उन्होंने देखा कि बाजार बंद था और मूर्ति पर कोई चश्मा भी नहीं था। अगली बार भी उन्होंने मूर्ति को बिना चश्मे के देखा। उन्होंने पान वाले से इसका कारण पूछा तो उसने बताया कैप्टन मर गया। उन्हें बहुत दुख हुआ कि अब नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे के ही रहेगी। अगला बिंदु है मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा। 15 दिन बाद कस्बे से जब हालदार साहब गुजरे तो सोचा कि वह वहां बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की ओर देखेंगे भी नहीं। लेकिन आदत से मजबूर चौराहा आते ही आंखें मूर्ति की ओर उठ गई। वे उतरे और मूर्ति के सामने जाकर खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा था।
जैसा बच्चे बना लेते हैं। यह देखकर हालदार साहब की आंखें भर आई। तो बच्चों, आपको नेताजी का चश्मा कहानी बहुत पसंद आई होगी। यह इसका सारांश था जो कि मेरे द्वारा महत्वपूर्ण तथ्यों पर बताया गया है। आइए अब हम इसके कुछ शब्दार्थों पर नजर डाल लेते हैं। कठिन शब्द इस प्रकार से हैं, उनके समक्ष आपको अर्थ भी दिए गए हैं जो कि आपको अपने पटल पर दिखाई दे रहे होंगे। पहला है कस्बा, जिसका अर्थ है छोटा शहर। लागत, जिसका अर्थ खर्च। उहापोह, क्या करें क्या ना करें की स्थिति। एक ठो का मतलब एक। सिलसिला मतलब क्रम। बस्ट का मतलब है वक्ष तक के भाग की बनाई गई आकृति या मूर्ति। खटकना का अर्थ है बुरा लगना। कौतुक भरी का मतलब है उत्सुकता से भरी। कमसिन का मतलब कम उम्र। दरकार का मतलब है आवश्यकता। कौम का मतलब है जाति और भूतपूर्व का मतलब है पहले का। इन शब्दों के अर्थों को आपको अपनी कॉपी में लिख करके याद करना है बच्चों। आइए अब हम कुछ गद्यांश की व्याख्या की ओर नजर डालते हैं। तो जो आपको पटल पर दिखाई दे रहा है वह गद्यांश है। इस प्रकार से रहेगा। पान वाले के लिए एक मजेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित कर देने वाली यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला, यह तय नहीं कर पाया होगा। इसके संदर्भ में हम सबसे पहले पुस्तक का नाम लिखेंगे जो कि आपकी इस वर्ष नई पुस्तक आई है। उसका नाम है क्षितिज भाग 2। आप सभी को इसका नाम याद होना चाहिए। पाठ का नाम है नेताजी का चश्मा। लेखक का नाम है स्वयं प्रकाश जी। प्रसंग में आप लिखेंगे हालदार साहब कैप्टन चश्मे वाले के बारे में क्या अनुमान लगा रहे हैं, वह प्रसंग के अंतर्गत लिखा जाएगा। व्याख्या इस प्रकार से रहेगी। पान वाले के लिए यह एक आनंददायक बात थी, परंतु हालदार साहब के लिए चौंकाने और मन को पिघलाने वाली बात थी। मतलब वह यही सोच रहे थे कि मूर्तिकार मास्टर नेताजी का चश्मा बनाना भूल गया था। हो सकता है उसने मूर्ति जल्दी बनाकर देने का वादा किया होगा और अपना वादा समय पर पूरा भी कर दिया होगा, परंतु पत्थर की मूर्ति पर पारदर्शी चश्मा बनाने में वह असमर्थ रहा होगा। यह इसकी व्याख्या थी। विशेष के अंतर्गत हम लिखेंगे चित्रात्मक शैली का प्रयोग, भाषा सरल, सहज और सुबोध। अगला गद्यांश आपको पटल पर दिखाई दे रहा है बच्चों, वह इस प्रकार है। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जीवन जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। ये गद्यांश है। इसके संदर्भ में हम पुस्तक का नाम सबसे पहले लिखेंगे क्षितिज भाग 2। पाठ का नाम है बच्चों नेताजी का चश्मा। लेखक का नाम स्वयं प्रकाश जी। प्रसंग में आप लिखेंगे हालदार साहब युवा की पीढ़ी के लिए दुखी हो रहे हैं। व्याख्या में लिखेंगे बच्चों हालदार साहब बार बार सोचते रहे कि उस कौम का भविष्य कैसा होगा जो उन लोगों की हंसी उड़ाती है, जो अपने देश के लिए घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी आदि सब कुछ त्याग देते हैं। वह उस स्वार्थी कौम पर दुखी थे जो देश के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर देने वाले देशभक्तों का सम्मान करने की अपेक्षा उनके जीवन का मजाक बनाती है। जब अपना अवसर आता है तो उनके लिए स्वार्थी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके लिए वे मर्यादा की सारी सीमा तक भूल जाते हैं। इस बात से हालदार साहब दुखी हो गए।
विशेष के अंतर्गत बच्चों हम लिखेंगे चित्रात्मक शैली का प्रयोग, भाषा सरल, सहज और सुबोध। बच्चों, अब आपके समक्ष जो पटल पर गद्यांश दिखाई दे रहा है उसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और उसका अभ्यास भी करना है पढ़ के। प्रश्न इसके अंतर्गत पूछे गए हैं, उनके उत्तर आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। एक अभ्यास स्वरूप मैं आपको समझाने जा रही हूँ, वह इस प्रकार है। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब, कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए। हालदार साहब कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। ये आपने गद्यांश जो आपके समक्ष है उसको पढ़ा। इसी के आधार पर कुछ आपके समक्ष पटल पर प्रश्न दिए गए हैं, उनका उत्तर हमें लिखना है। पहला प्रश्न है, मूर्ति किसकी थी? उसकी आंखों पर चश्मा क्यों नहीं था? जिसका उत्तर होगा बच्चों, मूर्ति नेताजी सुभाष चंद्र बोस की थी। उनकी आंखों पर चश्मा इसलिए नहीं था क्योंकि शिल्पकार बनाना भूल गया था। दूसरा प्रश्न है, पान वाला उदास क्यों था? पान वाला इसलिए उदास था क्योंकि नेताजी की आंखों पर चश्मा लगाने वाले कैप्टन की मृत्यु हो गई थी। तीसरा प्रश्न जो गद्यांश पर आधारित है वह इस प्रकार है, हालदार साहब और पान वाले के स्वभाव में क्या समानता दिखाई पड़ती है? जिसका उत्तर है, पान वाला व हालदार दोनों ही कैप्टन की मृत्यु पर भावुक हो उठे। उनकी आंखों में आंसू आ गए। दोनों ही हृदय व संवेदनशील थे। बच्चों, ये अभ्यास स्वरूप मेरे द्वारा आपको एक गद्यांश बताया गया है। इसी के आधार पर आप अन्य गद्यांशों का अभ्यास कर सकते हैं। उसमें से छोटे छोटे प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, जिनका उत्तर आपको उसी गद्यांश को पढ़कर और लिखना होगा। इसलिए आप इस गद्यांश का अभ्यास करेंगे और इसको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर याद करेंगे। अब हम कुछ पाठ पर आधारित प्रश्न अभ्यास की ओर नजर डालेंगे, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला प्रश्न है जो आपके पटल पर दिखाई दे रहा है, वह है, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? सेनानी ना होते हुए भी लोग चश्मे वाले को कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि उसके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले सेनानियों का वह भरपूर सम्मान करता था। चश्मे बेचने वाला कैप्टन उस कस्बे के चौराहे पर लगी मूर्ति को चश्मा पहना दिया करता था, क्योंकि उसे नेताजी की बिना चश्मे की मूर्ति आहत करती थी, अर्थात बुरी लगती थी। उसकी देशभक्ति और नेताजी के प्रति सम्मान की भावना को देखकर लोग उसे कैप्टन कहते थे। दूसरा प्रश्न जो आपके पटल पर दिखाई दे रहा है वह इस प्रकार से है, हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने से मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। तो इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए? तो इसका उत्तर है, हालदार साहब इसलिए मायूस हो गए थे क्योंकि वे सोचते थे कि कस्बे के चौराहे पर मूर्ति तो होगी पर उसकी आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि कैप्टन मूर्ति पर असली चश्मा लगाकर उस कमी को पूरा कर देता था। अब उसकी मृत्यु हो चुकी है, अर्थात कैप्टन चश्मे वाला अब मर गया है। इसी का अगला प्रश्न है, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्यों उम्मीद जगाता है? जिसका उत्तर है बच्चों, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि देश में देश प्रेम एवं देशभक्ति समाप्त नहीं हुई है। बच्चों द्वारा किया गया कार्य स्वस्थ भविष्य का संकेत है। उनमें राष्ट्र प्रेम के बीज अंकुरित हो रहे हैं।
अगला प्रश्न है, हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों उठे? जिसका उत्तर है, हालदार साहब ने कैप्टन की मृत्यु के पश्चात जब नेताजी की मूर्ति पर बच्चों द्वारा सरकंडे से बना हुआ चश्मा लगा देखा तो उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई और वह भावुक हो उठे। अगला प्रश्न जो आपके समक्ष पटल पर दिखाई दे रहा है वह है, इस पंक्तियों का जो आपके समक्ष है उनका आपको आशय स्पष्ट करना है। तो जो पंक्तियां हैं वह आपको पटल पर थोड़ी सी दिखाई दे रही है, पर मैं आपको पूरी पढ़ के बता देती हूँ। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जीवन जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। जिसका आशय होगा इस पंक्ति का वह इस प्रकार से है कि बहुत से लोगों ने देश के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। कुछ लोग उनके बलिदान की प्रशंसा ना करके ऐसे देशभक्तों का उपहास उड़ाते हैं। लोगों में देशभक्ति की ऐसी घटती भावना निश्चित रूप से निंदनीय है। वह अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए देशद्रोह करने तक को तैयार रहते हैं। अगला प्रश्न है, पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। बच्चों, वैसे तो आपको पाठ पढ़ के या कहानी पढ़ के पान वाले का संपूर्ण रेखा चित्र आपके आंखों के समक्ष आ गया होगा, परंतु फिर भी मैं इसका उत्तर आपको बता देती हूँ। पान वाला स्वभाव से खुशमिजाज काला मोटा व्यक्ति है। उसकी तोंद निकली हुई है और पान खाता रहता है, जिससे उसकी बत्ती सी लाल काली होती रहती है। जब वह हंसता है तो उसकी तोंद थिरकने लगती है। वह वाक्पटु भी है, जो व्यंग्यात्मक बातें कहने से भी नहीं चूकता है। अगला प्रश्न आपके पटल पर दिखाई दे रहा है वह इस प्रकार से है बच्चों, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। जिसका उत्तर इस प्रकार से है, कैप्टन के प्रति पान वाले की यह टिप्पणी हर उस देशभक्त को दुखी करती है जो अपने देश को सब कुछ समझता है। इस प्रकार की बातें करने वाले लोग देशभक्त को पागलपन और देशभक्त को पागल कहते हैं। ऐसी टिप्पणी देश और देशभक्तों का अपमान है, उनके बलिदान का अपमान है। वास्तव में तो पागलपन की हद तक देश के प्रति त्याग व समर्पण की भावना रखने वाला व्यक्ति श्रद्धा का पात्र है, उपहास का नहीं। अब कुछ आपके समक्ष रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्न हैं, जो कि इस प्रकार है। निम्नलिखित वाक्य पात्रों की कौन सी विशेषता की ओर संकेत करते हैं? जिसमें पहला वाक्य है, हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते। इसमें यह विशेषता संकेत की जा रही है, हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी की मूर्ति को निहारते। इससे उनकी देशभक्ति और देशभक्तों के प्रति सम्मान की भावना का पता चलता है। दूसरा वाक्य है, पान वाला उदास हो गया, उसने मुझे पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। जिसका उत्तर होगा, कैप्टन की मृत्यु की बात पर पान वाले का उदास हो जाना और सिर झुकाकर आंसू पोंछना इस बात को प्रकट करता है कि पान वाले के हृदय में कैप्टन के प्रति गहरी आत्मीयता की भावना थी। उपरोक्त घटना से पान वाले की संवेदनशीलता और देश प्रेम की भावना का पता चलता है। अगला है, कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। जिसका उत्तर है, कैप्टन द्वारा बार बार मूर्ति पर चश्मा लगाना यह प्रकट करता है कि उसके मन में नेताजी, देशभक्तों तथा शहीदों के प्रति सम्मान की भावना थी। वह देश के लिए त्याग करने वाले लोगों के प्रति अपार श्रद्धा रखता था। अगला प्रश्न जो आपके पटल पर दिखाई दे रहा है वह इस प्रकार से है, जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात देखा नहीं था तब तक उनके मानस पटल पर उसका कौन सा चित्र रहा होगा, अपनी कल्पना से लिखिए।
तो बच्चों ये जो रचना और अभिव्यक्ति के कुछ प्रश्न हैं वह आपको अपनी कल्पना के आधार पर अपनी पुस्तक के पाठ नेताजी को चश्मा पढ़ने के बाद आसानी से आप उसको कर सकते हैं। फिर भी यदि आपको कुछ कठिनाई का अनुभव हो तो आप इसमें अपने विषय शिक्षक की सहायता ले सकते हैं। तो आप इन प्रश्नों को स्वयं अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे और उनका अध्ययन करेंगे। कुछ भाषा अध्ययन के प्रश्न हैं, वह इस प्रकार से हैं जो कि आपको पटल पर दिखाई दे रहे हैं, उनको मैं आपको समझाना चाहूंगी। निम्नलिखित वाक्यों से निपात छाटिए और उनसे नए वाक्य बनाइए। तो बच्चों आपके समक्ष पटल पर जो अगला प्रश्न भाषा अध्ययन से संबंधित है, जिसमें हमें निपात शब्दों को छाटना है और उनसे नए वाक्य भी बनाना है। इसके लिए हम निपात शब्द किसे कहते हैं सबसे पहले ये जान लेते हैं। वैसे निपात शब्द हमने पिछली कक्षा में भी पढ़े हैं, पर मैं आपको एक बार फिर इसकी पुनरावृत्ति कर देती हूँ। निपात का प्रयोग किसी भी बात पर अतिरिक्त भार या जोर देने के लिए किया जाता है, जैसे भी, तो, तक, केवल, ही, मात्र। ये ऐसे शब्द हैं जिससे हम किसी भी बात या किसी वाक्य पर अतिरिक्त भार या जोर देते हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे? निपात शब्द कहेंगे। इन्हीं को हमें इन वाक्यों में से छांटना है और नए शब्द बनाने हैं। जैसे कि पटल पर आपको दिखाया जा रहा है, नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। तो जो आपको लाल कलर के शब्द दिखाई दे रहे हैं वह आपको निपात शब्द हैं। उन्हीं से कुछ दो वाक्य बनाए गए हैं नए, वो इस प्रकार से हैं। सुधा तो यही रहेगी, उपवन में गुलाब भी खिले हैं। इसमें तो या भी जो आपके समक्ष शब्द दिखाई दे रहे हैं वे निपात शब्द हैं। अगला है किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। इसमें भी ही निपात शब्द है। इससे हमने ही से कुछ नए शब्द बनाए, नए वाक्य बनाए हैं। वह इस प्रकार हैं, यह बाघ का चित्र है, और दूसरा है आज मैं हिंदी ही पढ़ूंगा। अगला है यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं। तो इसमें जो तो है वह निपात है। इससे हमने और दो नए वाक्य बनाए हैं, आज तो परीक्षाएं समाप्त हो जाएगी और यह तो घायल हो गया है। अगला है हालदार साहब अब भी नए नहीं समझ पाए। तो इसमें भी निपात है। इस साल भी कम वर्षा हुई, अब प्याज भी महंगी हो गई है। यह दो नए निपात शब्द हमने नए वाक्य बनाए हैं निपात शब्द से। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे। तो इसमें तक निपात है। जिसके नए वाक्य हैं, कल तक बहुत सर्दी थी। अगला है निम्नलिखित वाक्यों को कर्मवाच्य में बदलिए। तो सबसे पहले बच्चों हम कर्मवाच्य को समझ लेते हैं। वह इस प्रकार से रहेगा। बच्चों जिस वाक्य में कर्म मुख्य हो तथा जिसकी सकर्मक क्रिया के लिंग, वचन व पुरुष कर्म के अनुसार हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। एक बार मैं पुनः समझा देती हूँ। जिस वाक्य में कर्म मुख्य हो तथा इसकी सकर्मक क्रिया के लिंग, वचन व पुरुष कर्म के अनुसार हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे कि लड़कियों द्वारा बाजार जाया जा रहा है। इस प्रकार हम अन्य वाक्य को बदलेंगे जो कि आपको पटल पर दिखाई दे रहे हैं। वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता था। इसको हमें कर्मवाच्य में बदलना है। वह है उसके द्वारा अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से कोई एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर दिया जाता था। दूसरा है पान वाला नया पान खा रहा था, जिसका उत्तर होगा पान वाले द्वारा नया पान खाया जा रहा था। अगला है पान वाले ने साफ बता दिया था, जिसको हम कर्मवाच्य में बदलेंगे पान वाले द्वारा साफ बता दिया गया था। अगला है ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे, जिसको हम बदलेंगे ड्राइवर द्वारा जोर से ब्रेक मारे गए। अगला है नेताजी ने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, जिसका उत्तर है नेताजी द्वारा देश के लिए सब कुछ त्याग दिया गया।
इसके आगे देखते हैं, हालदार साहब ने चश्मे वाले को देशभक्ति का सम्मान किया। हालदार साहब द्वारा चश्मे वाले की देशभक्ति का सम्मान किया गया। अब अगला है, नीचे लिखे वाक्यों को भाववाच्य में बदलना है। अगले प्रश्न में तो हम सबसे पहले भाववाच्य को समझ लें। जिस वाक्य में अकर्मक क्रिया का भाव मुख्य हो उसे भाववाच्य कहते हैं। जैसे हमसे आगे ही पढ़ा जाता, हमसे आगे पढ़ा नहीं जाता, यह इसका एक उदाहरण है। कुछ वाक्य आपके समक्ष हैं, उसको मैं आपको भाववाच्य में बदलूंगी। माँ बैठ नहीं सकती, जिसका उत्तर होगा माँ से बैठा नहीं जाता। मैं देख नहीं सकती, जिसे हम भाववाच्य में बदलेंगे माँ से देखा नहीं जाता। अगला है, चलो अब सोते हैं, तो जिसका भाववाच्य में परिवर्तन होगा चलो अब सोया जाए। और आखिरी है, माँ रो भी नहीं सकती, जिसका अगला वाक्य हम भाववाच्य में परिवर्तन करेंगे, वह है माँ से रोया भी नहीं जाता। तो बच्चों, यह पाठ नेताजी का चश्मा आपके सामने प्रस्तुत किया गया। इसके प्रश्नोत्तर आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर याद करना है। धन्यवाद।